हेलो दोस्तों, महर्षि एडुकेट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि बिहार में जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। चाहे वो 70वीं बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर भर्ती का दूसरा चरण हो, बिहार एसआई हो या बिहार एसएससी सीजीएल या बिहार एसएससी इंटर स्तरीय ही क्यों ना हो, इन सभी की तैयारी के लिए जीएस सेक्शंस के सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए कवर करवाए जाएंगे। तो इसी क्रम में आज से हमने इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था को स्टार्ट किया है। अब सबसे पहले जानना जरूरी है कि भारतीय राज्य व्यवस्था को ही मैंने क्यों सिलेक्ट किया। इसके दो कारण हैं कि जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें इंडियन पॉलिटी जिनका बैकग्राउंड होगा तो उनके भी सवाल कवरअप हो जाए, और साथ ही शिक्षक भर्ती में जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जीएस के, उनमें भी पॉलिटी का वेटेज है वो कवरअप हो जाए। साथ ही 70वीं बीपीएससी के साथ साथ बिहार एसएससी, बिहार एसआई, इन सब एग्ज़ाम्स में पॉलिटी सेक्शंस के क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में काफ़ी वेटेज होता है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है कि इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकें। दोस्तों, आपने इंडियन पॉलिटी पहले भी कई बार पढ़ा होगा या बुक के माध्यम से पढ़ा होगा। इंडियन पॉलिटी की जब भी बात आती है तो मन में एक ही चीज़ आता है कि हमें पॉलिटी पढ़ना है तो आर्टिकल्स ज़रूर याद करने होंगे। परंतु मैं इस वीडियो को इस प्रकार बताऊंगा, इस सब्जेक्ट को इस प्रकार कवरअप करने की कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट्स पे बल दिया जाए, आर्टिकल्स याद करने की ज़रूरत बहुत कम हो। जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बेहद ज़रूरी आर्टिकल्स है मैं सिर्फ उसे ही आपको याद करने के लिए बोलूँगा, और बाद बाकी जो मेन फोकस जो रहेगा इस वीडियोज़ लेक्चर का वो कंसेप्ट्स देने पे रहेगा। तो इस वीडियो के क्रम में यह हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम भारत के संविधान के बेसिक्स कंसेप्ट्स को जानेंगे। जैसे भारत की राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, भारत के संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या होता है, इन सब को हम अपने पहले वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक। हमें अगर देखा जाए तो बुक, अगर आप लक्ष्मीकांत या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिलेबस के रूप में दिया जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि संविधान का क्या अर्थ होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर हम सिंपल शब्दों में सामान्य अर्थ में समझें, एकदम बेसिक्स लेवल पे कि क्या होता है, तो इसे हम बोल सकते हैं राज्य का व्यवस्था। पॉलिटी में राज्य को राज्य ही बोला जाता है, तो अब राज्य भी समझ सकते हैं या राज्य भी लेकर चल सकते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से तात्पर्य हो गया कि यह हमें क्या करना, इस सब्जेक्ट के हम अंतर्गत हमें यह बताया जाता है कि हम अपने राज्य का किस प्रकार व्यवस्था करें। राज्य का व्यवस्था करने से तात्पर्य है कि हमारा जो शासन प्रणाली है उसको किस प्रकार व्यवस्थित किया जाए ताकि जनता के मूल उद्देश्य और वास्तविक रूप से जनता का कल्याण हो सके। इंडियन पॉलिटी का मूल उद्देश्य यही होता है कि जो हमारी जनता है उनका कल्याण कैसे हो। अगर आप डीपीएसपी अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे बताया जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। तो ये इंडियन पॉलिटी ही बताता है कि हमें अपने शासन प्रणाली को किस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में यही हमें देखना है कि हमें राज्य व्यवस्था यानी शासन प्रणाली को किस प्रकार व्यवस्थित करना है ताकि जो अंतिम पंक्ति पे जो लोग खड़े हैं उन्हें भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और वे वंचित समूह से उठकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सरकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए कुछ तो आधार होगा ना, जिसके आधार पे कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे जो हमारे शासन प्रणाली को गवर्नमेंट करेंगे, जिस प्रकार से उसको शासित करेंगे। तो इसके लिए संविधान को आधार बनाया गया है। यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को अगर देखा जाए तो किसके आधार पे, तो संविधान के आधार पे शासन प्रणाली को चलाने के लिए दिया गया है निर्देश। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम सरकार
एवं संविधान की कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं कि सरकार किस प्रकार से कार्य करे ताकि संविधान में जो मूल उद्देश्य दिए गए हैं उनकी पूर्ति करते हुए समाज के जो निम्न वर्ग, जो वंचित वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए, उनका कल्याण हो सके और हम उन्हें जोड़कर एक बेहतर जीवन यापन प्रदान कर सके। तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था का ये तात्पर्य हुआ। अब हम देखेंगे कि संविधान जिसे कॉन्स्टिट्यूशंस कहा जाता है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो हम स्टडी करें या अपने डेली लाइफ को ही क्यों ना जिए, उसके लिए एक रूल रेगुलेशन ज़रूर होता है कि ये रूल रेगुलेशंस ही हमारे मर्यादाओं को, लिमिटेशंस को सुनिश्चित करते हैं कि ये हमारी लिमिटेशंस है, इसके बाहर हम नहीं जा सकते हैं। तो संविधान भी उसी प्रकार का है कि यह विधि का एक दस्तावेज है जो सरकार को निर्देश देती है कि आप किस तरीके से शासन व्यवस्था चलाएं, ताकि जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और सरकार की कार्यप्रणाली है उसको सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जा सके। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान में नियम और बहुत सारे कानूनों को लिखा गया है, दस्तावेजित किया गया है, डिफाइन किया गया है ताकि हम सरकार का संचालन कर सकें। संविधान को देखा जाए तो बोला जा रहा है कि यह एक ऐसा विधान है जो सभी के लिए समान होता है। सभी के लिए समान होता है अर्थात बोला जाए कि ऐसी विधि सरकार के द्वारा बनाई जाती है जो सभी वर्ग के लिए, अमीर, गरीब, शोषित वर्ग, जो वंचित वर्ग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इक्वल किया जा सके, जिसे हम देख सकते हैं विधि के शासन के रूप में हम कह सकते हैं कि ये विधि का शासन के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे, अमीर और गरीब सभी के लिए वह कानून जो होगा वो इक्वल होगा। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है इसका अर्थ कि संविधान से तात्पर्य है कि शासन के संचालन हेतु सरकार के अंगों का उल्लेख किया गया है। तो इंडियन पॉलिटी में जो संविधान शब्द है इसमें सरकार के अंगों का वर्णन किया गया है। जैसे सरकार के अंग क्या है, तो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों अंग का डिफाइन किया गया है और उनके मध्य शक्ति दिया गया है कि आपका ये कार्य है। जैसे विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका उस चीज़ को लागू करता है और न्यायपालिका इसके उल्लंघन होने पर दंड सुनिश्चित करती है। तो ये संविधान के माध्यम से ही सरकार के अंगों और उनके दायित्वों का निर्वहन किया गया है कि आपकी ये सीमाएं हैं, आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो संविधान में सरकार के अंगों के मध्य शक्ति का पृथक्करण किया गया है, साथ ही उस पर सीमाएँ भी आरोपित की गई हैं कि आपके जो दायरे हैं आप उससे बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें संविधान के विषय में तो यह बताया जाता है कि संविधान एक सर्वोच्च विधि है, यानी इसके ऊपर कोई भी विधि नहीं होगी। यानी सरकार के द्वारा अगर कोई विधि बनाई जा रही है, यदि वह विधि अगर संविधान से ऊपर है तो उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। जैसे कि लिए आप जान सकते हैं कि 2014 के में वर्तमान सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया था NJSC। इसको सरकार के द्वारा जो है लाया गया था, लेकिन ये संविधान के विरुद्ध था, इसलिए इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। संविधान का अगर देखा जाए मूल उद्देश्य तो नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है ताकि समाज में जो जाति पाति भेदभाव फैले हुए हैं उनको इक्वल किया जा सके, उनको दूर किया जा सके, ताकि समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं जिनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लैंगिक भेदभाव हो, जाति पाति का भेदभाव, उस सबको समाप्त किया जाए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य ये बोला जा रहा है कि उत्पादन का जो स्वामित्व होता है वो सभी के लिए इक्वल किया जाए, किसी एक वर्ग का उत्पादन पे संग्रहण ना हो, संकेंद्रण एक जगह पे ना हो, उस चीज़ को दूर करने की बात की गई। और राजनीतिक न्याय के स्तर पे, राजनीतिक स्तर में लोगों को कल्याण की बात की, जैसे उन्हें वोटिंग राइट्स देने की बात की गई है, पंचायती राज लाकर उन्हें जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हैं उनको भी आरक्षण देके न्याय प्रणाली में, राजनीतिक प्रणाली में उनको भी शासन भागीदारी करने की बात की गई है। तो ये संविधान से तात्पर्य था।
अब दो शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान व संविधानवाद। इनमें हमें अंतर पता होना चाहिए कि संविधान क्या है और संविधानवाद क्या होता है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी के मेन सेक्शन में भी पूछे जा चुके हैं कि संविधान व संविधानवाद में अंतर को बताएं। तो हम देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। संविधान कहने का तात्पर्य है कि जिस देश में अगर संविधान होता है वहाँ केवल संविधान की ही उपस्थिति होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो प्राचीन काल में जो सरकार की व्यवस्था अगर होती थी वो पितृसत्तात्मक होती थी, वहाँ पे भी संविधान की उपस्थिति होती थी। लेकिन जहाँ संविधानवाद होता है वहाँ पे संविधान के साथ अगर शासन प्रणाली लोकतांत्रिक हो, यानी जहाँ लोकतंत्र के साथ अगर संविधान हो, उसे ही हम संविधानवाद के रूप में जानते हैं। यानी संविधानवाद होने के लिए लोकतंत्र का होना आवश्यक है। जो संविधान है वहाँ पे क्या होता है, केवल संविधान की उपस्थिति होती है, इसलिए यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे जो शासक इसके अंतर्गत आते हैं उसमें शासक वर्ग की सर्वोच्चता होती है, वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। परंतु जहाँ पे संविधानवाद होती है वहाँ पे संविधान को ही वर्चस्व दिया जाता है, यानी इसमें संविधान की सर्वोच्चता होती है। संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है संविधानवाद में। वही नेक्स्ट देखा जाए कि जो संविधान जहाँ पे होता है वहाँ शासन की जो शक्तियाँ होती हैं वो असीमित हो जाती हैं। अगर देखा जाए तो ये तानाशाही की ओर अग्रसर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होता है। लोग जो होता है उनके अंतर्गत शक्तियाँ जो हो जाती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अनिश्चित जो कार्य नहीं करना चाहिए वो निरंकुश होकर बहुत तरीके काम कर सकते हैं। जैसे आप चाइना में देख सकते हैं, यहाँ पे संविधान की उपस्थिति, नॉर्थ कोरिया देख सकते हैं, यहाँ पे संविधान की उपस्थिति। इसलिए चाइना में देख सकते हैं कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है, चाहे वहाँ के जो शासक वर्ग है, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। उस पर जनता के किसी तरीके की मर्जी नहीं चलती, वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहे कर सकते हैं। परंतु जहाँ संविधानवाद है वहाँ पे शासन शक्ति जो होती है वह सीमित हो जाती है। सीमित होने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो शासन होता है वो कानून का शासन होता है, अर्थात विधि का शासन, यानी कि यहाँ जो होता है वो विधि सर्वोच्च होती है। विधि के ऊपर कोई नहीं होता है और इस विधि के अंतर्गत सभी लोग एक बराबर होते हैं, चाहे वो अमीर वर्ग के हों या फिर गरीब वर्ग के हों। उनके मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसलिए हमारे आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स 14 में दिया गया, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। जो विधि के समक्ष समता है इसी को ही रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन नाम दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो संविधानवाद में है कि जहाँ संविधान होता है वहाँ पे स्वतंत्रता या अधिकार, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम, इन सब को प्राप्त होने की गारंटी नहीं होती है लोगों के पास। परंतु जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकार सभी प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म संविधानवाद है, जहाँ पे आप देखिएगा संविधान की सर्वोच्चता है और विधि का शासन है। लोगों को फंडामेंटल राइट्स, हमें भी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। आप प्रियम्बल में पढ़ सकते हैं कि स्वतंत्रता हमें दी गई है, 5 तरीके का विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन अगर जहाँ संविधान यानी चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात की जाए तो वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि चाइना के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं। नॉर्थ कोरिया में भी देख सकते हैं किस तरीके के स्ट्रिक्ट शासन व्यवस्था है। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर होता है। जहाँ संविधान है वहाँ केवल संविधान की उपस्थिति होती है, वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं होती है। जो शासक वर्ग होते हैं वह तानाशाही की ओर अग्रसर होते हैं और वहाँ पे स्वतंत्रता और फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते हैं। जबकि जहाँ संविधानवाद है वहाँ पे आपको शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है, विधि का शासन होता है, शासक वर्ग जो होते हैं वो सीमित होते हैं और यहाँ पे स्वतंत्रता और अधिकार दोनों चीज़ों की प्राप्ति होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हम संविधान के विषय में देखे थे, जिसमें कहा गया था कि संविधान में सरकार के अंगों का उल्लेख है। तो हम देखते हैं कि सरकार के अंग क्या क्या होते हैं।
तो संविधान में सरकार के 3 अंगों का उल्लेख किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 सरकार के मूल अंग हैं, जबकि एक चौथे अंग के रूप में या चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को भी बताया जाता है कि ये सरकार का चौथा अंग या चौथा स्तंभ जो है, या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया की भी चर्चा की जाती है। परंतु हम यहाँ पे सरकार के जो मूल 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ही विषय में अध्ययन करेंगे। विधायिका के विषय में देखें तो विधायिका का मूल कार्य है विधि का निर्माण करना। विधि का निर्माण करना ताकि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं उसे विधि के माध्यम से पूरा करने की कोशिश की गई है। उस विधि के माध्यम से किसी का शोषण ना हो, इसकी भी बातें विधायिका ध्यान में रखती है। साथ ही विधायिका का एक और मूल कार्य है कि वह संविधान में संशोधन करती है, कि संविधान तो बना दिया गया, अगर उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटियाँ हैं या फिर उस समय के अनुसार उसमें अगर कुछ कमियों को दूर करके नए प्रावधान जोड़ने हैं तो ये केवल कार्य जो करती है वो विधायिका ही करती है। फिर हम कार्यपालिका का देखते हैं। कार्यपालिका का मूल कार्य है विधि का क्रियान्वयन करना, यानी विधायिका जो कार्य करेगी, विधायिका जो कार्य करेगी यानी कि वो विधि का निर्माण करेगी, उसी विधि को कार्यपालिका जो है वो लागू करेगी। उसके बाद है कार्यपालिका का दूसरा कार्य है नीति का निर्माण करना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका में आप देख सकते हैं विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, जबकि कार्यपालिका विधि का क्रियान्वयन करती है। इस प्रकार जो विधि निर्माण करके विधायिका देगी, कार्यपालिका उस चीज़ को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी फिर से सुन लीजिएगा कि कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका जो विधि निर्माण करेगा, कार्यपालिका उसी को लागू करेगा। नेक्स्ट सरकार का अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका में हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो देश में है वो एकीकृत न्यायपालिका है, और न्यायपालिका का कार्य है कि विधि का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके आधार पर दंड का प्रावधान करना। साथ ही न्यायपालिका संविधान की व्याख्या भी करती है, कि संविधान की व्याख्या करते साथ में मूल अधिकारों का रक्षक भी न्यायपालिका को कहा गया है। साथ ही यह देखा जाए तो न्यायपालिका जो है विवाद समाधान संस्था है। अगर विधायिका या कार्यपालिका के बीच या फिर नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का विवाद हो रहा है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो न्यायपालिका ही करेगी। इसलिए न्यायपालिका को विवाद समाधान संस्था की संज्ञा दी गई है। न्यायपालिका को मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा गया है। इसके लिए आप फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि मूल अधिकारों का हनन होने पर आप सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, और न्यायपालिका में आप या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्ट, या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 3(2) के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहाँ पे न्यायपालिका आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है तो उसके आधार पे वो विवाद का समाधान करेगी। ये अभी जो हमने न्यायपालिका की कुछ कार्य देखे, जैसे विधि का उल्लंघन होने पे दंड देना, संविधान की व्याख्या करना, मूल अधिकारों का रक्षक और विवाद समाधान संस्था, यह जो न्यायपालिका की जो भूमिका थी वह परंपरागत भूमिका के रूप में हम इसे देख सकते हैं। परंतु आज जो न्यायपालिका की भूमिका है ये अपने परंपरागत भूमिका से बढ़कर काफ़ी आगे बढ़ गई है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका जो है बढ़ रही है। और ये न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया था, जो ऐतिहासिक फैसला था। इसके बाद से इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने कार्य प्रवृत्ति में जो परंपरागत भूमिका था उससे बाहर वो आगे आई है, और कहीं ना कहीं वो कुछ मामलों में जहाँ विधायिका सुस्त पड़ जाती है, कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाती है सही ढंग से, वहाँ पे न्यायपालिका उस भूमिका में आकर उस कार्य को करती है, जिसका माध्यम से वह जुडिशियल रिव्यू का काम करती है, PIL का भी काम करती है, और न्यायिक सक्रियता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक समीक्षा जिसे बोला जा रहा है, ये इसका कहने का तात्पर्य है कि विधायिका
के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, कार्यपालिका के द्वारा जो लागू किया जाता है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या किसी प्रकार का असंवैधानिक गतिविधि है तो न्यायपालिका बोलती है कि हम इसका जांच करेंगे, समीक्षा करेंगे कि ये जो आप किए हैं वो सही है या नहीं। जांच करेगी, अगर वो असंवैधानिक है, विधि के विरुद्ध है, तो उसे असंवैधानिक घोषित करती है। PIL से तात्पर्य है जनहित याचिका, यानी जनता के हित के लिए अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो एक, वो चाहे तो याचिका दायर कर सकती है न्यायपालिका में, न्यायपालिका उस पर कार्य कर सकती है। न्यायिक सक्रियता के संबंध में भी इसी प्रकार से न्यायपालिका अपने कार्य को, कर्तव्यों का निर्वहन करती है। तो ये न्यायपालिका की बढ़ती भूमिका है, इसके आधार पर ही वो अपने कार्यों का निर्वहन करती है। अब हमने सरकार के अंगों को देख लिया, अब फिर हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसके स्तर के विभाजन पे। विधायिका हमारे देश में संसदीय शासन व्यवस्था है, जहाँ पे सरकार का देखा जाए तो 2 स्तर पे विभाजन किया गया। केंद्र स्तर पे केंद्रीय सरकार चलाती है और राज्य स्तर पे राज्य सरकार की सरकारें इस चीज़ को संचालन करती हैं। तो उसी के आधार पे हम देखते हैं कि विधायिका का किस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो विधायिका का विभाजन जो केंद्र स्तर पे किया गया है और एक राज्य स्तर पे किया गया है। केंद्र स्तर पे जो सर्वोच्च विधि बनाने वाली संस्था है उसे हम संसद कहते हैं, और राज्य स्तर में जो सर्वोच्च विधि बनाने वाली संस्था है उसे राज्य विधायिका या विधानमंडल के नाम से जानते हैं। संसद में देखा जाए तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं, विधि के निर्माण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी प्रकार राज्य विधायिका में देखा जाए या राज्य विधानमंडल में देखा जाए तो 2 प्रकार के राज्यों, पूरे भारतीय राज्यों में 2 प्रकार की विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। एक है एक स्तरीय विधानमंडल की संरचना, दूसरा है द्विस्तरीय विधानमंडल की संरचना। एक स्तरीय विधानमंडल की संरचना इस प्रकार होती है कि यहाँ पे केवल विधानसभा होते हैं और साथ में राज्यपाल होते हैं, जबकि जो द्विस्तरीय विधानमंडल है वहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे देश में केवल 6 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधानसभा है। इसमें आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, इन 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका है, और बाकी जो राज्य हैं वहाँ पे एक स्तरीय या एक सदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई है। वर्तमान में बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि वे द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना करने की दिशा में कार्यरत हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे वर्तमान में द्विस्तरीय हैं, वो अपने यहाँ से उसको निस्तारण करके, यानी उसे हटाकर एक स्तरीय आने के दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे इस दिशा में कुछ अपडेट्स आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन वर्तमान में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केवल और केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विस्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कार्यपालिका का विभाजन, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था है हमारे देश में, तो कार्यपालिका का भी 2 स्तर पे विभाजन किया गया है, केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे जो किया गया उसे हम संघीय कार्यपालिका कहते हैं, जिसका वर्णन भाग 5 में और आर्टिकल 52 से 78 के मध्य किया गया है। जबकि राज्य स्तर पे जो वर्णन किया गया वो राज्य कार्यपालिका है, और इसे भाग 6 में आर्टिकल 153 से 167 के मध्य इसका वर्णन किया गया है। जो संघीय कार्यपालिका है इसमें जो शामिल होते हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से पद या कौन कौन से व्यक्ति शामिल है आपको ये ध्यान रखने के बहुत ज़रूरी, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते ही हैं कि संघीय कार्यपालिका का कौन सा अंग नहीं है, या संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कर दिया कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी शामिल होते हैं। महान्यायवादी से संबंध में आप आर्टिकल्स देख सकते हैं कि महान्यायवादी जो है इनका आर्टिकल 76 होता है, और ये आर्टिकल्स आप ध्यान में ही नहीं, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि ये आर्टिकल्स कई बार पूछे गए हैं
कि महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 76। इस आर्टिकल्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम राज्य कार्यपालिका को देखते हैं। राज्य कार्यपालिका जो है भाग 6 में है, आर्टिकल्स 153 से 167 के मध्य है, इसका वर्णन किया गया है। और राज्य कार्यपालिका में जो शामिल हैं वो हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का भी जो आर्टिकल है 165, ये आर्टिकल्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल्स को भी आपको याद करने की ज़रूरत है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता एक ही पोस्ट है। महान्यायवादी जो होते हैं वो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, जो केंद्रीय स्तर पे होते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। जबकि महाधिवक्ता होते हैं वो राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और ये राज्य स्तर पे होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक को हमने अच्छे से पूरा कवरअप कर लिया है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रश्न जो BPSC 66 में पूछा गया था, उस प्रश्न को भी हम कर लेते हैं। इसी प्रकार हमारी वीडियो चलती रहेगी। जो टॉपिक है उससे इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस होंगे उस टॉपिक के अंतर्गत ही पूछ लिए जाएंगे। साथ ही पूरे टॉपिक कवर होने के बाद अलग से एक ऑब्जेक्टिव सेक्शंस भी ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन या वक्तव्य सही है। पहला ऑप्शन है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। नेक्स्ट है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। थर्ड ऑप्शन है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। स्टार्टिंग में ही जब मैंने विधायिका सरकार के अंगों का वर्णन किया था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उस वक्त मैंने बताया था कि विधायिका का मूल कार्य है विधि का निर्माण करना। विधायिका जो विधि का निर्माण करेगी, कार्यपालिका उस विधि का क्रियान्वयन करेगी। अर्थात मैंने ये भी कहा था कि कार्यपालिका जो है जवाबदेह है विधायिका के प्रति, यानी जो विधि का निर्माण हो गया अगर उसमें असफल होते तो कार्यपालिका को जवाब देना पड़ेगा विधायिका को कि ये हमारे तरफ से इसमें त्रुटि की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में लेक्चर 1 पॉलिटी का देखा, जिसमें हमने बेसिक्स देखने की कोशिश की है कि हाँ भारतीय राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है, संविधान का अर्थ क्या होता है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या होता है। साथ ही इसमें हमने सरकार के अंगों का भी उल्लेख किया कि सरकार के 3 अंग हैं। साथ में सरकार का जो चौथा अंग है वो मीडिया है, जो कि हम उससे अलग से पढ़ेंगे। सरकार के मूल अंगों का हमने वर्णन किया। साथ ही हमने इस टॉपिक से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखा। इसी प्रकार से कल हमारा सेकेंड लेक्चर भी चलेगा। इसी प्रकार से करते हुए हम पूरे पॉलिटी को कवरअप कराने की कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से बहुत पहले, ताकि वो टीचर एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो, 70वीं BPSC के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो, और बिहार SSC, बिहार SSC CGL और दरोगा के एग्ज़ाम्स के लिए भी क्वेश्चंस सारे आपके पकड़ में आ जाए। इस प्रकार से हम टॉपिक को निर्धारित करेंगे। और मूलतः इस वीडियोज़ में आपको कंसेप्ट्स पे ही बल दिया जाएगा ताकि आपके कंसेप्ट्स अच्छे से हो, क्योंकि आजकल जो भी क्वेश्चंस BPSC में खास करके जो BPSC के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनमें कंसेप्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आप 69th के क्वेश्चन पेपर को देखिए, 68th के क्वेश्चन पेपर को भी देखिए। पॉलिटी का वेटेज फिर से बढ़ने लगा और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहले की तरफ बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अब इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। अब काफ़ी स्टैंडर्ड्स ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंसेप्ट्स पे आधारित होते हैं। तो हम अपने वीडियो के अंतर्गत उसी प्रकार के लेक्चर दिया करेंगे जो मूलतः कंसेप्ट पे आधारित हो। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे हम आर्टिकल्स याद करने के लिए आपको बोलेंगे। जैसे इस टॉपिक में 2 आर्टिकल्स बहुत ज़रूरी था याद करना, आर्टिकल 76 जो महान्यायवादी से संबंधित है और आर्टिकल 165 जो महाधिवक्ता से संबंधित है।
तो इसी प्रकार जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट उसमें आर्टिकल्स होंगे, हम उस आर्टिकल्स को आपको रिकॉल कराएंगे कि आप इस आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल्स को हर हाल में आपको याद रखने होंगे। तो आप उस आर्टिकल्स को ज़रूर याद रखिएगा। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।